हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मराठे, ये सभी खुद को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी प्रभावशाली जातियां क्यों मांग रही हैं आरक्षण। इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। हरियाणा में मार्शल कौम जाट, आंध्र प्रदेश में कापू, राजस्थान में मार्शल कौम राजपूत, गुजरात में पटेल, महाराष्ट्र में मार्शल कौम मराठे। ये सारी जातियां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से रसूखदार हैं। सभी जमींदार कहलाते हैं। सभी अपने दम पर अपने अपने राज्यों में सत्ता में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। लेकिन आज ये सभी आरक्षण मांगने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? आज पूरे गुजरात में 50 लाख लोग बाहर आए थे और सिर्फ एक बात हो रही है, हमें हमारा हक चाहिए, हम भी करने वाले। हिंदुस्तान के अंदर जिसने लठ हाथ में लिया उसके लिए ये व्यवस्था है, ये सरकार लंबी हो जाती है। तब दूसरों के मन में आती है कि भाई ये तो एक झूठा नारा है, अहिंसा, प्रेम से बात करो, रास्ता बन जाएगा, टेबल टॉक से होगा, कभी नहीं। अब उसके भी मन में आ रही है, हम क्यों नहीं कानून हाथ में लें और आर पार की लड़ाई लड़ें। हरियाणा के करनाल जिले के रामचंद्र के दादा अमर सिंह के पास 22 एकड़ जमीन थी। उनके 4 बेटे हुए। चारों के हिस्से में 5.5 एकड़ जमीन आई। चारों बेटों के कुल 8 बेटे हैं, जिनमें एक रामचंद्र भी हैं। इनके हिस्से करीब 2.5 एकड़ जमीन ही आई है। इसमें वो धान और गेहूं उगाते हैं। प्रति एकड़ बामुश्किल 20,000 रुपए बचते हैं, यानी साल में 1.25 लाख रुपए। रामचंद्र को लगता है कि वो इतने पिछड़ गए हैं कि अब उन्हें भी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया जाना चाहिए। पिछड़े हुए हैं अपने समाज में, तो ये आरक्षण चाहते हैं भाई कि उनको भी ऊपर का दर्जा मिले। सरकार हम भी आगे बढ़ सके जी, इसके लिए। करनाल के फूसगढ़ गांव के संजीव कुमार लाठर का भी यही दर्द है। दादा के पास 10 एकड़ जमीन थी, लेकिन इनके हिस्से में अब 2 एकड़ ही आई है। आरक्षण तो इसलिए मांग रहे हैं, अभी जमीन घट रही है आने वाले टाइम में और कोई आमदनी नहीं रह रही, इसलिए आरक्षण मांग रहे हैं। हरियाणा में जाटों के पास कुल जमीन का 2/3 हिस्सा जरूर है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो एक जाट के पास औसतन 5 एकड़ जमीन ही बची है। जाटों के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं सर छोटू राम। सर छोटू राम ने 1935 में ही बेचारा जमींदार कहा था। उनका कहना था कि सिर्फ खेती जमीन के सहारे जाट अपने राजनीतिक आर्थिक रसूख को कायम नहीं रख सकते। लिहाजा उन्होंने जाटों को सेना में भर्ती होने की सलाह दी थी। अगर उस वक्त की मांग सेना में जाना था तो इस समय की मांग पढ़ाई है। यही जाट चूक के। अब इनका कहना है कि इतनी आमदनी नहीं होती कि बच्चों को अच्छी और महंगी शिक्षा दिलवा सकें। हमारे आसपास स्कूल होता, कॉलेज होती, यूनिवर्सिटी होती, तो हमारे बच्चों को सारे पढ़ाते, अच्छी तरक्की करते, हमें नौकर लगते, मुलाजिम लगते, तो हमें क्या जरूरत है आरक्षण की। और जो दूसरी जातियां हैं जो आरक्षण वाली, जिनको आरक्षण मिला हुआ है, उनके बच्चों ने आरक्षण का ज़्यादा फायदा उठा के वो आगे बढ़ गए। तो वो तो बढ़ेगा जी, सरकार उनकी मदद करती है जी। उनकी फीस माफ़ी है, उनको वर्दी फ्री मिलती है, उनको आने जाने का किराया फ्री मिलता है, उनको सब कुछ लाभ सरकार देती है। हमारे को क्या देती है? हम तो खुद कमाते हैं तो हम कुछ कर देते हैं, नहीं तो नहीं सही जी। महंगी शिक्षा के बारे में भी हमारे पास इतना रोजगार नहीं है, इतने वो नहीं है, इतना अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हम। इस करके भी हमें आरक्षण की भी जरूरत है ज़्यादा। लेकिन क्या इसका समाधान जाटों, मराठों, पटेलों को आरक्षण देना है या खेती को लाभदायक व्यवसाय में तब्दील करना? गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वहाँ के किसानों ने अपने आप मिलकर एक कंपनी बनाई है और वो कंपनी ऑनलाइन ई-कॉमर्स की तरह उपज खरीदेगी और बाज़ार में सेकेंडरी बेचेगी। तो इसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड होता है, उसका इनकम आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ओपन करना पड़ेगा। जब तक आपका खरीदार पक्का ना हो और जब तक आपका मुनाफा पक्का ना हो, तब तक किसान कैसे रिस्क लेगा। जाट जैसी मार्शल कौम इसलिए भी आरक्षण मांग रही है क्योंकि ग्रामीण भारत की विकास दर गिरी है। तनख्वाहों में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है और सरकारी नौकरियों में कमी आई है। 2014-15 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि पिछले 3 सालों में ग्रामीण इलाकों में मजदूरी 3.6% ही बढ़ी है, जबकि शहरी इलाकों में तनख्वाहों में 11% की वृद्धि हुई। इसी तरह सरकारी नौकरियों में भी कमी आई है।
1992-93 में देश में करीब 2 करोड़ सरकारी नौकरियां थी। उस समय देश की आबादी करीब 84 करोड़ थी। इस समय देश की आबादी 125 करोड़ पार है, जबकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां घटकर करीब 1.25 करोड़ ही रह गई हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो बढ़ते शहरीकरण और वैश्वीकरण के बाद भी जाट मोटे तौर पर गांव तक ही सिमटे रहे। कमजोर अंग्रेजी और तकनीकी शिक्षा की कमी ने भी जाट लड़कों को कहीं न कहीं दलितों से भी पीछे कर दिया है। आरक्षण है जी, थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जैसे नीचे बरादरी थोड़ा सा जैसे हमारा लेवल है वहीं का वहीं खड़ा है जी, थोड़े से ऊपर हमारे थोड़े नीचे रहेगी जी। इनको सारी चीज़ मिला जी, हमारे को भी मिल जाए तो कुछ तो फर्क पड़ेगा जी। हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारे तो ऊपर जाने लग रहे, थोड़े बहुत 5-7 सालों में हमारे से ऊपर ही निकल जाएंगे जी। हरियाणा में घूमते और जगह जगह बातें करते हुए यही महसूस हुआ कि गैर जाट और आरक्षित जातियां गैर संपन्न जाटों के बराबर आ गई हैं और इस बात का दर्द और उससे उपजा आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो जाते तो हमारे से कई गुणों ऊपर पहुंच चुकी है आरक्षण का फायदा उठा के। जिम्मेदार को तो महीने का 2000 भी नहीं पड़ता और उनको 60,000, 70,000, 80,000 तनख्वाह मिलती है, सरकारी नौकरियां मिलती हैं, सब सरकारी सुविधा मिलती हैं। जिम्मेदारी इसलिए बहुत ज़्यादा पीछे है। बराबर तो आए हैं कुछ स्तर पर, क्योंकि एक किसान या जाट का बेटा लगा लो या किसी का लगा लो, वो 100% नंबर लेके जब जाके नौकरी पे लाएगा, उनको आर्थिक आरक्षण के आधार पर वो 33% पे भी नौकरी ले रहा है उसके बराबर, तो इसलिए वे ऊपर गए हैं जी। जाटों का सुख तो वही है जी, बल्कि जाटों ने इनको अपने के बराबर समझने लगे हैं, इनको अपने पास बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही अलग कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आरक्षण की मांग है वही है भी इनको ना छेड़े, जाट को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए अपना, जो उनका हक है। हरियाणा में 45% नौकरी उनके पास है, मतलब 35 जाति जितनी है उनके पास 55% है, इनके पास 45% है। और मतलब जितनी एजेंसी है, एजेंसी सबसे ज़्यादा इनके पास है। कितनी भी एजेंसी है, मतलब प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इनके पास है। और बताओ क्या होगा इनके पास? आपको लगता है कि गैर जाट शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, इसलिए भी जाटों में थोड़ी सी थोड़ा इनके ये भी जलन है क्या? ये भी मान लो जितने दूसरी जाति पढ़े लिखे हैं नहीं, इतने जाट पढ़े लिखे नहीं है। जाट IPS IAS सब हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो पढ़े हैं तभी तो इतनी ऊंचे पोस्टों पे मतलब पहुंचे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जाट समाज के एक बहुत बड़े तबके को लगता है कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता को दूसरी जातियां चुनौती देने लगी हैं। ऐसे जाट हों या मराठे या राजपूत या पटेल, सभी खुद को हाशिए पर पाने लगे हैं। ये बात उन्हें चुभती भी है और आरक्षण हासिल करने के लिए ललकारती भी है। यही वजह है कि आरक्षण की मांग टंके की चोट पर की जाती है। दुकानें जलाकर, गाड़ियों को आग लगाकर, रेल लाइन पर चारपाई बिछाकर सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दी जाती है। प्रभावशाली जातियां मानो जताना चाहती हैं कि वो सत्ता को झुकाने की क्षमता रखती हैं। उन्हें कोटा भी चाहिए और कोटे वाली जाति कहलवाना भी उन्हें पसंद नहीं। मराठा, पटेल, जाट, यह 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह मांग कर रहे थे कि हमें क्षत्रिय डिक्लेयर किया जाए। 100-125 साल भी नहीं हुए, अब बोल रहे हैं हमें बैकवर्ड बता दिया जाए, डिक्लेयर कर दिया जाए। आप किसी गांव में चले जाइए, मेरठ में या हरियाणा के किसी गांव में चले जाइए, जो दबंग लोग जो हैं, जो आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, इनके घर में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। जो इनके यहाँ मजदूरी करते हैं दलित, उसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं। तो दलितों ने जिस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट किया एजुकेशन में और थोड़ी सरकार की संविधान की मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही इनको भी अपना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करना चाहिए, लैंड में नहीं करना चाहिए, कैटल में नहीं करना चाहिए, गौशाला में नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें, तो ये भी आगे बढ़ेंगे। बजाय कि उनसे ईर्ष्या करें कि वो उनको आगे इतना आगे चलेंगे, हम भी तोड़ के आग लगा करके हम आरक्षण ले लेंगे। अम्बेडकर ने आरक्षण आर्गुमेंट से लिया था। दरअसल दिक्कत यह है कि ओबीसी में प्रभावशाली जातियों को शामिल करने पर पहले से ही ओबीसी में शामिल जातियां नाराज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका हिस्सा मार दिया गया है। ऐसा ही राजस्थान में हुआ था। जब जाटों को आरक्षण दिया गया तो गुर्जर नाराज हो गए। जाटों को आरक्षण की शुरुआत 1999 में हुई थी। तब राजस्थान के जाटों को सबसे पहले अटल बिहारी सरकार ने केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण दिया था।
देखा देखी राजस्थान सरकार को भी राज्य में आरक्षण देना पड़ा। इसका विरोध ओबीसी में शामिल गुर्जरों ने किया। उनका कहना था कि प्रभावशाली जाट उनका सारा हिस्सा खा जाएंगे। गुर्जरों ने खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए आंदोलन किया, जिसका विरोध एसटी में शरीक प्रभावशाली मीणा जाति ने किया। नतीजतन दोनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। तो मैंने एसटी की मांग की, लेकिन 2007 में हमारे लोग फायरिंग से मार दिए गए और 70 लोगों की डेथ हुई। और पुलिस फायर क्योंकि सरकार की हठधर्मिता रही कि एसटी में रिजर्वेशन नहीं देगा, क्योंकि दूसरी जाति मीणा समाज हमारे खिलाफ आ गया। यही वजह है कि हरियाणा में जाटों को ओबीसी में शरीक करने पर सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही हाल महाराष्ट्र सरकार का मराठों और गुजरात सरकार का पटेलों को लेकर है। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर दोहराया है कि किसे और कब तक आरक्षण मिले, इसके लिए एक गैर राजनीतिक कमेटी बनाई जानी चाहिए। मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसमें बहुत तथ्य है। कई सालों से, कई दशकों से हम लोग मंडल रिकमेंडेशंस को देख रहे हैं और इस पर एक विचार होना चाहिए कि इसका क्या, किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। दूसरी बात है, जो आर्थिक बेसिस पर वो कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए, उस पर मोदी सरकार ने ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता है क्योंकि इसमें कोई कमेटी बना के इसका सर्वेक्षण करके इसको समझने में क्या दिक्कत है। आप जो आरक्षण है उसको तो नहीं हटा रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति जिनकी खराब है, जो कोई भी जाति से हो, उनके लिए आरक्षण लाने में क्या दिक्कत है। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग अब सभी जातियां करने लगी हैं जो अभी तक आरक्षण से वंचित है। तो जी आर्थिक आधार पे होना चाहिए। क्यों? इसका बस आर्थिक आधार पे, इसमें मतलब सभी, कोई कास्टिज्म का कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, अपना बरादरी वेश का कोई, इससे ना कोई भाईचारा खराब होगा। आज जाट आंदोलन के लिए आ रहे हैं, कल कोई ब्राह्मण आएगा, परसों रोड आएंगे, ऐसे ऐसे करके किस किस को आरक्षण देंगे। हमारी पढ़ाई हो नहीं पा रही है घर बैठ के। हम घर बैठ के पढ़ते हैं, खेती में हमारा कुछ बचता नहीं है, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है कि हम बाहर जाके पढ़ सकें। तो हम चाहते हैं कि हमें आरक्षण मिले ताकि हम नौकरी कर सके, कुछ फ़ायदा हो हमें इस चीज़ का। सबके लिए आरक्षण होना चाहिए आर्थिक आधार पे। क्यों? क्योंकि इस टाइम इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है, इस बिना कोई गुजारा नहीं। नौकरियों में लगा लो, आर्थिक आधार पर भी मिलना चाहिए हमारे को। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आरक्षण का ये आंदोलन क्या इस जले हुए ट्रक तक सिमट कर रह जाएगा या फिर बात कुछ आगे जाएगी। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस पर कम से कम बहस तो हो। कैमरामैन सुमित क्लेर के साथ विजय विद्रोही, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, एबीपी न्यूज़।